बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है बेटे, ये जो प्रीवियस हमारे 3 से 4 लेक्चर्स थे उनका खुलासा समझ लें आप, रिव्यू समझ लें आप। थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको आज हम दोबारा से जो है वो विद एग्जांपल्स जो है वो रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो देन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम उनको अच्छी तरह समझ लेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें। क्लास में 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स में हैं। जी बेटे, इसमें दोनों ही हैं। ये आज कंबाइन क्लास है आप लोगों की। इंटीग्रेशन जैसे कि आपको बेटे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है इज मोर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड इंटीग्रेशन। उसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। द फैमिली ऑफ फंक्शंस obtained from this process is called the indefinite integral। तो हम इस प्रोसेस से असल में फैमिली ऑफ फंक्शंस जो है उनको ऑब्टेन करते हैं। The notation usually used to indicate the indefinite integral। indefinite integral को डिनोट करने के लिए ये सिंपल नोटेशन इस्तेमाल की जाती है। इसमें ये जो डार्क सिंबल आपको नज़र आ रही है ये इंटेग्रल साइन है, और एफ ऑफ एक्स जो है ये इंटीग्रैंड है, इंटीग्रैंड बोलते हैं। द फंक्शन फॉर विच वी वांट टू फाइंड द इनडेफिनेट इंटेग्रल, यानी ऐसा फंक्शन जिसके लिए हम इनडेफिनेट इंटेग्रल को फाइंड आउट करना चाहते हैं। और x जो है ये वेरिएबल है। x इज द वेरिएबल जिसके लिहाज से हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं या ये वाला प्रोसेस परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो इसको अगर हम वर्बली देखें, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको हम इंटेग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन फिर यहां से पता ये चला कि जस्ट एंटी डेरिवेटिव है, प्रोसेस है टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव। अगर आपको डेरिवेटिव गिवन है तो आप उसका बेटे एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। फिर बेटे रिमार्क है एक कि कीप इन माइंड दैट फाइंडिंग द इनडेफिनेट इंटीग्रल हैज द सेम मीनिंग एज टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। यानी एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो या इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना, दोनों का मतलब सेम ही है। डेफिनेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से डिफाइन किया जाता है? कहता है लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन। यानी कोई आम फंक्शन नहीं होगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। फिर जो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स है दिस विल बी इक्वल टू एन अदर फंक्शन। यानी जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक नया फंक्शन बनेगा, उसका नाम हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स रख दिया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसमें ऐड कर दिया। अब ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, असल में इसका जो डेरिवेटिव है कैपिटल एफ ऑफ एक्स का, वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। यानी जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उस फंक्शन के बराबर इस कैपिटल फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। मतलब अगर आप डेरिवेटिव लें तो आप रिवर्स इस फंक्शन तक पहुंच जाए। फिर दोबारा से सुने मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो है, इसको इंटीग्रेट किया तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स के पास पहुंच गए। अगर आप कैपिटल एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट की बजाय डेरिवेटिव इसका ले लें तो आप रिवर्स यानी कि वापस पीछे एफ ऑफ एक्स तक पहुंच सकते हो। तो देन ये एक्सप्रेशन ठीक है। इसका मतलब स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल लेना है तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स को आप इंटीग्रेट की बजाय डिफरेंशिएट करें तो वापस आप स्मॉल एफ ऑफ एक्स के पास पहुंच जाए। ये इसका मतलब है बेटे। और c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसमें, एंड c indicates the
इनडेफिनेट नेचर ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव आर इनडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि सी जो है ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट कोई फिक्स नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ फिर, जैसे आप देखें फॉर एग्जांपल आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस सी है। अब c की जगह पे अगर आप 0 पुट कर देंगे तो ये फंक्शन जो है ये 2x बन जाएगा। अगर आप c की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो यही फंक्शन जो है वो 2x प्लस 1 बन जाएगा। अगर 2 पुट कर देंगे बेटे तो 2x प्लस 2 बन जाएगा। यानी जैसे जैसे आप बेटे c की वैल्यू वेरी करते जाएंगे साथ ही साथ जो है वो नया फंक्शन जनरेट होता जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं फैमिली ऑफ फंक्शंस, यानी काफी सारे फंक्शंस उससे जनरेट होते हैं जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। ओके बेटे, कुछ रूल्स थे जो हमने पिछले 3 लेक्चर्स में जो है वो स्टडी किए हैं, उनको यूटिलाइज भी करना सीखा है, लेकिन आज मजीद उनके ऊपर काम करते हैं ताकि अच्छी तरह वो ज़हन नशीन हो जाए बेटे। कांस्टेंट फंक्शन, अगर आपके पास कोई फंक्शन कांस्टेंट है, जैसे सिंपल 2 आ जाता है, सिंपल 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, तो हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि उसका इंटेग्रल जो है वो कांस्टेंट टाइम्स एक्स आता है। मसलन फर्ज करें अगर आपके पास बेटे इंटेग्रल ऑफ एक्स डी एक्स है तो इसका आंसर जो है बेटे वो 1 के बराबर है। अगर यही 2 बाहर हो, इंटेग्रल ऑफ एक्स डी एक्स है, तो बेटे ये 2x प्लस सी के बराबर आ जाएगा। ऊपर भी बेटे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। तो इसी तरह अगर ये 2 की बजाय 3 होता तो 3x प्लस कांस्टेंट आ जाता, 5 होता तो 5x प्लस कांस्टेंट आ जाता, तो k होगा तो kx प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। तो इंटीग्रेट किसी कांस्टेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जो कांस्टेंट था वो साथ एज इट इज उसके साथ x आ जाएगा, यानी कांस्टेंट टाइम्स x प्लस c आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में भी आप नीचे देख रहे हैं, अगर सिंपल 5 है तो 5x प्लस c आ जाएगा, -2 है तो -2x प्लस c आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 है तो बेटे स्क्वायर रूट 3 टाइम्स x प्लस c आ जाएगा। अगर ये 0 है, ये याद रखना है बहुत अच्छी तरह, तो 0x प्लस c विच इज इक्वल टू ओनली c कांस्टेंट, यानी 0 का इंटीग्रल सिर्फ क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। सेकंड रूल जो इसके बाद जो हमने यूज किया हुआ था वो था पावर रूल बेटे। पावर रूल का मतलब है कि अगर आपके पास x रेस टू पावर n और n आपके पास यहाँ पे कोई भी इंटीजर है लेकिन उसके ऊपर एक कंडीशन है, नॉट इक्वल टू -1, यानी वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो मर्जी हो। उसकी वजह बेटे ये है, अगर ये -1 के इक्वल हो जाता तो n की जगह पे जब आप -1 पुट करते बेटे ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाता। तो जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता तो ये सारा एक्सप्रेशन जो है कंप्लीट ये इन्फिनिटी बन जाता। तो हम तो बात ही फाइनाइट की करते हैं, इसलिए ये -1 के इक्वल नहीं आएगा। ओके, यानी n जो है वो -1 के इक्वल नहीं आएगा। इसीलिए बेटे आपको याद होगा 1/x अगर इंटेग्रल में आ जाए तो आप इसको अगर ऊपर ले भी आए न्यूमरेटर में बेटे, तो वहां पे आके ये वही चीज बन रही है जिससे हमें रोका गया, यानी x रेज टू पावर -1। इसलिए हम इसकी पावर रूल के साथ इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हम फिर बेटे इसके लिए जो है वो नेचुरल लॉग का रूल अप्लाई करते हैं। तो ये सिंपल जो रूल था पावर रूल वो हमने देख लिया। उसके बाद बेटे नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्ड रूल जो है वो हमारे पास है कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ फंक्शन, यानी एक फंक्शन है और उसके साथ मल्टीपल की फॉर्म में कांस्टेंट है। अकेला कांस्टेंट जो होता तो वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नंबर 1 पे जो रूल था। नंबर 3 पे कांस्टेंट भी है और साथ उसके फंक्शन भी है। तो बेटे बड़ा सिंपल सा है, कांस्टेंट को बाहर रखें, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, फंक्शन की होगी। जैसे कि नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, अगर 2x है तो 2 बेटे बाहर आ जाएगा, जस्ट x की इंटीग्रेशन, और बाकी आगे का प्रोसेस आपको बेटे पता ही है। सर ये आपने एग्जांपल पहले कांस्टेंट फंक्शन में भी दी है तो उसमें भी तो हम पावर रूल लगा सकते हैं। जी बेटे क्या कहा आपने?
सर ये जो अभी एग्जांपल आपने बताई है 2x dx, 2 को हमने बाहर निकाली, वो कांस्टेंट है, आगे x को फिर हम पावर रूल से कर सकते हैं क्योंकि उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है। हाँ जी। सर इसमें कंफ्यूजन हो रही है कांस्टेंट फंक्शन और ये अभी आपने तो पढ़ा है कांस्टेंट मल्टीपल फंक्शन। जिसके आगे डेरिवेटिव होता है, एक एक टाइप हमने पढ़ी थी जिसके आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और एक टाइप पढ़ी थी जिसके आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इन दोनों में कंफ्यूजन है। नहीं सर, ये कांस्टेंट फंक्शन जो आपने अभी पढ़ाया है k dx, तो जब उसका इंटीग्रल रूल नंबर, लेंगे तो हमारे पास। ठीक है, जी 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 जी, ये जो रूल नंबर 3 हम स्टडी कर रहे थे, इसी की बात कर रहे हैं आप। जी, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 1 जो आपने पहले बताया था, ठीक है इसमें आपने ठीक है। कहा था कि जी हाँ जी, मैं बताता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ बेटे, उसको जरा देखिएगा। रूल नंबर 1 में बेटे था, जो फर्स्ट रूल था बेटे, उसमें हमारे पास अकेला कांस्टेंट था। उसमें उसके अलावा कोई चीज नहीं थी, वेरिएबल नाम की कोई चीज नहीं थी उसमें, जस्ट कांस्टेंट फंक्शन था। जैसे अकेला 5 हो बेटे, ठीक है। इसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यूं कर सकते हैं कि 5 बाहर लिख लें और इंटेग्रल के अंदर बेटे जस्ट 1 लिख लें, क्योंकि 5 into 1 भी तो 5 ही होता है ना बेटे। और 1 की इंडिकेशन हमें पता है क्या होती है, 1 की इंडिकेशन जो है वो x होती है, तो x। 5x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो भी कांस्टेंट आपको जी नजर आए, उस कांस्टेंट को आप बाहर लिख लें, उसकी जगह पे जस्ट 1 लिख लें। ओके, इस बात की क्लियरेंस होगी जी ये। सर, जी सर ठीक ओके, है। अब रूल रूल नंबर 3 पे चलते हैं। जो रूल नंबर 3 है, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं था इसलिए हम इसको बाहर निकालना जरूरी नहीं समझते थे। लेकिन चूंकि जो रूल नंबर 3 है बेटे, उसके साथ तो प्रॉपरली जो है वो बताया गया है कि साथ फंक्शन दिया हुआ है, उसमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। हम कांस्टेंट को इजीली बाहर इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं, ताकि जो सिंपल फंक्शन है उसको इंटीग्रेट किया जा सके। जैसे ये 2x है, अगर अकेला 2 होता तो फिर अपनी मर्जी थी, इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। लेकिन अगर 2x है तो फिर जरूरी है बेटे कि कांस्टेंट को बाहर लिखें, क्योंकि जिसके ऊपर आपने इंटीग्रल अप्लाई करना वो तो अकेला x है। तो अकेले x के ऊपर आप आराम से इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी जब फंक्शन और कांस्टेंट इकट्ठे आ जाए तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता बेटे, ये याद रखना है आपने। इंटेग्रल के साथ यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हो ना बेटे, आप आराम से उसको उठा के इधर लिख सकते हैं, ये अकेला हो तब भी लिख सकते हैं, ये फंक्शन के साथ है तब भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल आ रहा है बेटे, तो वेरिएबल को इंटेग्रल से पहले नहीं लिख सकते। क्लियर बेटे। यस जो सर। रूल नंबर 1 था वहां से भी आप कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको कांस्टेंट की जगह पे वहां पे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, जैसे 1 लिखा था हमने वहां पे। तो इसलिए वहां से हम निकालते ही नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि अगर कांस्टेंट को बाहर निकालें तो हमारे पास 1 ही रह जाता है और कोई चीज रहती नहीं है। अगर कोई और चीज होती है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, तो हम आराम से कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर बेटे। जी सर। ओके, फिर उसके बाद बेटे है हमारे पास सम और डिफरेंस का रूल है। सम और डिफरेंस का रूल, अच्छा इसमें एक चीज और भी बताई गई है बेटे, कि अगर आपके पास एक कांस्टेंट आ रहा है, जैसे C1 आ रहा है, ये आपको एग्जांपल में नजर आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए बेटे। हाँ जी, जैसे ये है, उसने कहा है कि 2 वैसे ही बाहर रखें ब्रैकेट के अंदर, आप इसको इंटीग्रेट करें और जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप सिंपल करना चाहते हैं बेटे, आपको पता है कि 2 उसी तरह एक्स स्क्वायर ओवर 2, और सिंपल यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखें। कोई जरूरत नहीं है बेटे यहाँ पे ब्रैकेट लगा के उसको मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो जो नंबर बनना है वो भी कोई ना कोई कांस्टेंट ही होना है। जैसे फर्ज करें मेरे पास कांस्टेंट 3 है, मैं उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ तो 3 5 आर 15, वो भी तो एक कांस्टेंट ही है। तो इसलिए वो मल्टीप्लीकेशन के चक्रों में नहीं पड़ना, आपने डायरेक्ट उसकी जगह पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C लिखना है और उसका बेटे आगे आंसर लिख देना है। ये सिर्फ समझाने के लिए ये चीजें होती हैं, जो थोड़ी बहुत चेंज करके लिखी होती हैं, कि इन चीजों से परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, नेक्स्ट बेटे है सम और डिफरेंस का रूल जो है। सम और डिफरेंस के रूल में बेटे देखें, आपको उसने बताया है कि अगर आपके पास एक इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स है और एक इंटेग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स है, कंडीशन ये है कि ये दोनों एग्जिस्ट करते होने चाहिए। इंटेग्रल एग्जिस्ट करने का मतलब बेटे ये है कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करें, कोई फाइनाइट आंसर आपको मिल जाए। अगर फाइनाइट मिल जाए तो इट मीन वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके, कहता है दो फंक्शन आपस में सम हो रहे हैं या दो फंक्शन आपस में माइनस हो रहे हैं बेटे, तो उनका जो टोटल का इंटेग्रल होगा
वो असल में सम के इक्वल होगा दोनों के अलग अलग इंटेग्रल के बेटे, यानी दोनों का अलग अलग इंटेग्रल निकालें, उनको आपस में सम कर दें तो ये सम के बराबर हो जाएंगे। अगर माइनस कर देंगे बेटे तो वो लेफ्ट साइड वाला जो फंक्शन है उसके माइनस के बराबर हो जाएंगे। मतलब कुछ भी नहीं है कि अगर दो तीन टर्म्स इकट्ठी आ गई तो आप टर्म बाय टर्म उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप हर टर्म के साथ उसका इंटेग्रल जो है बेटे वो सेपरेट करके उसको सिंप्लीफाई कर ले। और साथ उसने बता दिया द इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सम आर डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज द सम या डिफरेंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनडेफिनेट इंटीग्रल। अगर आप डिफरेंस वाला वर्ड यहाँ से खत्म कर दें तो ये सिर्फ सम वाला बन जाएगा। द इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शन इज द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनडेफिनेट इंटीग्रल। आप देख लें लेफ्ट साइड पे दोनों का सम जो है उसका इंटीग्रल लिया हुआ है और राइट साइड पे दोनों के इंटीग्रल का सम लिया हुआ है। और नोट में भी वही बात क्लियर की है जो अभी अभी हमने पढ़ी है। ये जैसे देखें अगर उसने दोनों टर्म्स को सेपरेटली यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेट किया है तो हर इंटीग्रेशन के नतीजे में एक कांस्टेंट लिखते हैं। जैसे इसमें C1 लिख दिया, इसमें C2 लिख दिया, और एट दी एंड जब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आंसर C आना है। इसलिए मैंने आपको सिंपल रूल बताया था कि आप चाहे 10 टर्म्स को भी इंटीग्रेट करें, आपने लास्ट पे सिर्फ C लिखना है, ये C1 C2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। We may write only one constant of integration instead of writing several, यानी ज्यादा सारे लिखने की बजाय सिर्फ एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लिखें, वही काफी होता है। जी, पॉइंट टू बी नोटेड, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्कस करने लगे हैं बेटे हम। The following theorem reveals that the process of differentiation and indefinite integral are inverse of each other. यानी process of differentiation and indefinite integration, ये दोनों प्रोसेस जो है बेटे ये एक दूसरे के इनवर्स है, बिकॉज ईच इन ए सेंस अनडज द अदर। अगर हम बेटे एक चीज हमारे पास है तो हम अगर हमारे पास इंटेग्रल है तो उसको डिफरेंशिएट करें तो हमें फंक्शन मिल जाता है, लेकिन अगर हमारे पास डेरिवेटिव है तो उसको इंटीग्रेट करें तब भी फंक्शन मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं बेटे फर्स्ट केस वी अज्यूम दैट कि f इज डिफरेंशिएबल। हमने ये फर्ज कर लिया कि हमारे पास f जो है वो डिफरेंशिएबल है, यानी उसका साथ डेरिवेटिव दिया हुआ है। ओके, अगर डिफरेंशिएबल है बेटे तो उसको इंटीग्रेट करें वहां से आपको फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर। सेकंड में है बेटे कि f इज सपोज टू बी टू हैव एन एंटी डेरिवेटिव इन द प्रेस्क्राइब्ड डोमेन। अब हम फर्ज ये करेंगे कि हमारे पास जो f है उसका डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन है उसकी, यानी एंटी डेरिवेटिव हमारे पास है, यानी उसका इंटेग्रल हमारे पास है बेटे। तो जब आप एंटी डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर भी आपको बेटे क्या मिल जाएगा वहां से फंक्शन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और एक चीज इसमें जो नोट करने वाली है बेटे इन दोनों फार्मूला में, फर्स्ट फार्मूला जो है उसमें दिखाया गया है बेटे कि डेरिवेटिव ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, उसका पहले से ही था, आपने ये फंक्शन अप्लाई किया है इंटेग्रल वाला। तो जब भी इंटेग्रल अप्लाई करना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, याद रखना है। लेकिन यहाँ पे बेटे इंटेग्रल पहले से ही था, आपने अप्लाई किया है डेरिवेटिव, तो जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं फिर तो बेटे उसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। इसलिए सिर्फ जब आपने इंटीग्रेट करना है उसी सूरत में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना है। जी बेटे, कुछ बेसिक फार्मूले जो ऑलरेडी हमें पता भी है लेकिन फिर भी उनको एक दफा एक नजर रिवाइज कर लें। ये अभी जो लास्ट फार्मूला हमने पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर लिखना हो बेटे तो डी बाई डी एक्स साथ फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ साइन जो है वो बेटे हमें पता है कॉस के बराबर है। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस, अब माइनस कॉस क्यों किया, असल में ये कॉस का डेरिवेटिव था और कॉस का डेरिवेटिव आना था माइनस साइन, तो वही माइनस उठा के बेटे इधर लिख दी है, क्योंकि अगर पहले से माइनस होगी तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगी।
यहाँ से डायरेक्ट उसने इंटीग्रेशन में लेके जाना है, इसीलिए उसने जो राइट साइड वाली माइनस थी उसको लेफ्ट पे ट्रांसफॉर्म करते जाना है। जिस फंक्शन में भी राइट पे यानी जिस डेरिवेटिव का आंसर माइनस आना है उसने वो माइनस उठा के डेरिवेटिव के अंदर लगा देनी है, ताकि आप सीधा सीधा फार्मूला वहां से ट्रांसफॉर्म करना सीख लें। जैसे अगर आप इसकी बात करें, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो बेटे फिर कॉस का इंटेग्रल यानी इस फंक्शन का इंटेग्रल अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वापस ये वाला फंक्शन बन जाएगा। वो कैसे बेटे, दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई कर दो, इस फंक्शन के दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई कर दो बेटे, इधर भी और इधर भी। तो बेटे ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसल, सिंपल साइन इसका आंसर आ गया। इसका मतलब वो इंटेग्रल कॉस जो है वो किसके बराबर आ गया, फिर साइन के बराबर आ गया। अब इसी तरह बेटे हमें पता है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस उठा के शुरू में लिख लो, दोनों तरफ इंटेग्रल ले लो, इधर भी और इधर भी बेटे, ये कैंसल आउट हो गया। और ये पता चल गया कि जो साइन का इंटेग्रल है वो माइनस कॉस होता है, यही वो लिखा हुआ है बेटे। इसी तरह टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, तो फिर सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन वापस किसके बराबर आएगी, टेन के बराबर आएगी, तो यही लिखा है बेटे। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकंड स्क्वायर होता है, तो माइनस उठा के शुरू में लिख लो बेटे, तो इसका मतलब हुआ कोसेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉट आ जाएगी। क्लियर। सीकंड का डेरिवेटिव होता है सीकंड एंड टेन, लेकिन सीकंड एंड टेन की जो इंटीग्रेशन होगी बेटे वो वापस सीकंड बन जाएगी, यही फार्मूला लिखा हुआ है। कोसेकंड और माइनस, जो सिंपल कोसेकंड है उसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकंड एंड कॉट, माइनस उठा के लेफ्ट पे ले आए, तो कोसेकन और कॉट जब इकट्ठे आ जाए तो उनकी जो इंटीग्रेशन होगी बेटे वो माइनस कोसेकन होगी, तो यही लिखा है बेटे यहाँ पे भी। ओके। अब इसमें एक चीज याद रखनी है आपने, जैसे आपने डेरिवेटिव में याद रखा था कि जब भी आप सी वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं ना तो वो माइनस में आंसर देता है। इसके आंसर से याद रखना है, जब भी आंसर सी से शुरू होता होगा ना वो माइनस के साथ ही आएगा। जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस सी से शुरू होता है, यानी आंसर पे, वहां पे फंक्शन पे फोकस किया था, यहाँ पे आंसर पे फोकस करना है, तो आंसर जिसका भी बेटा सी से शुरू होगा उसके साथ माइनस आ जाएगा। इतनी सी आपने जो है इन 6-7 फार्मूलों के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। जी बेटे आगे चलते हैं। जी अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटे जो ऑलरेडी आपने किए हुए हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा मुख्तलिफ काम आज ये है कि मैंने एक ही क्वेश्चन को दो मुख्तलिफ अंदाज में सॉल्व किया है, ताकि आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट जो है कि जब डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट करता हो तो पावर रूल कैसे लगाना है, जब डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर पावर रूल कैसे लगाना है। दोनों मेथड से मैंने इनको सिंप्लीफाई किया हुआ है ताकि आप इनमें डिफरेंस भी सीख जाएं और ये रूल को अप्लाई करना भी आपको समझ आ जाए। जैसे बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है, एवेल्युएट द गिवन इंटेग्रल्स, जो भी हमें इंटेग्रल्स दिए गए होंगे हमने उनको एवेल्युएट करना है। ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें इंटेग्रल ऑफ 2x + 3 रेज टू पावर 1/2 हमें दिया गया है। अब हम जैसे ये रूल साइड पे लिखा हुआ है, इस रूल से हम वाकिफ हैं कि अगर f ऑफ x की पावर n हो और आगे उसका डेरिवेटिव दिया गया हो तो देन हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, उसकी पावर में एक इजाफा कर देते हैं और वही चीज नीचे लिख के प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये ऑलरेडी हम मतलब इसके बारे में वाकिफ हैं। तो बेटे यही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। हमने क्या किया, हमारे पास फंक्शन था, उसका आगे डेरिवेटिव नहीं था, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए था, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स होना चाहिए था। हमने देखा कि बेटे हमारे पास जो था बेटे वो डेरिवेटिव नहीं था। हमने क्या किया, हमने पहले फंक्शन को चेक किया कि उसका डेरिवेटिव बनता क्या है। हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था ना बेटे, एफ ऑफ एक्स वो यहाँ पे बनता है 2x + 3। अगर बेटे आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो यही बेटे आपके पास बनता है सिंपल 2।
यानी x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, सिंपल 2। इसका मतलब हुआ ये इस एरो की जगह पे यहाँ पे 2 का होना जरूरी था। अब उस 2 को हासिल करने के लिए हमने क्या किया बेटे, हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया बेटे और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब अगले स्टेप में बेटे वो जो ऊपर वाला 2 था इसको उठा के हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा। अब ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और ये जो 2 आगे लिखा हुआ है ये आपका एफ प्राइम ऑफ एक्स है। यानी स्टार्ट पे फंक्शन की पावर 1/2 और फिर आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बेटे हमने क्या किया, हमने पावर रूल लगाया जो इसकी राइट साइड थी इस फार्मूले की, कि जब भी फंक्शन की पावर n कोई भी पावर आ जाए और आगे उसका डेरिवेटिव हो तो आप बेटे फंक्शन की पावर में एक इजाफा करेंगे और वही नीचे लिखेंगे। हमने भी यही काम किया बेटे, फंक्शन की पावर में एक का इजाफा कर दिया, वही बेटे नीचे लिखा और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया। इसके बाद जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है और हमें बेटे वहां से फाइनल आंसर मिल जाना है। जैसे आप देख सकते हैं बेटे कि उसकी पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 जो वो 3/2 होता है, डिनोमिनेटर में भी वही 3/2 आ गया। फिर उस 3/2 को बेटे हमने जो है वो शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। याद रखना है आपने, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है और इधर ये 2 है। अब बेटे ये 1/2 जो है ये एज इट इज आ गया नीचे, और जो 3/2 डिनोमिनेटर में था उसको रिवर्स करके 2/3 लिख लिया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन, और 2 से बेटे कैंसिल हो गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये वो क्वेश्चन है जिसमें पावर रूल वो वाला हमने अप्लाई किया है जिसके आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अब यही क्वेश्चन हम विदाउट डेरिवेटिव अगर हम करें, यानी कि अगर यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो, डेरिवेटिव हम यहाँ पे ना बनाए, उसके बगैर हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, और फिर दोनों का आंसर देखना है कि क्या दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है कि नहीं आता। तो पहले का तो ये आंसर आया था जी, सेम क्वेश्चन है बेटे। बस रूल में थोड़ा सा फर्क है। रूल ये है बेटे कि अगर आपके पास सिर्फ एफ ऑफ एक्स की पावर एन है, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो बेटे आप क्या करेंगे, उसकी पावर में एक इजाफा कर देंगे, वही आप नीचे लिखेंगे। सिर्फ एक्स्ट्रा काम बेटे ये होगा कि उसके नीचे आपने बेटे यहाँ पे ये डेरिवेटिव लिखना है एफ प्राइम ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव क्वेश्चन के अंदर, अगर बेटे यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं दिया गया तो फिर आपने वहाँ उसके आंसर में डेरिवेटिव को जो है वो लिखना है बेटे। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव दे दिया जाता इधर, तो फिर हमें राइट साइड पे इधर बेटे डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो दो ही बातें हैं बेटे, या लेफ्ट पे डेरिवेटिव दिया गया होगा फिर आप आगे नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर बेटे जो है वो लेफ्ट पे डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ तो फिर आपको आगे लिखना पड़ेगा। यही रूल बेटे हमने इधर अप्लाई करना है। फंक्शन था, फंक्शन की पावर में बेटे एक इजाफा कर दिया, फिर जो वो टोटल बना था वही नीचे लिख दिया, और साथ बेटे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया इस फंक्शन का, और इसका डेरिवेटिव 2 आ रहा था बेटे, वही डेरिवेटिव लास्ट और एंड पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बेटे इन 1/2 प्लस 1 को आपस में कंबाइन किए तो 3/2, ये 2 से कैंसल। तो गौर से देखें बेटे ये वही आंसर बना है जो आपने इससे पहले विद डेरिवेटिव सिंप्लीफाई किया था, तब जो आंसर बना था बेटे। मतलब दोनों का आंसर सेम बनता है। अगर आगे डेरिवेटिव बनाना चाहें बना के उसको रूल अप्लाई कर लें, अगर आप आगे डेरिवेटिव नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट भी आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फिर आप ये करेंगे कि आप डिनोमिनेटर में नीचे उसका जो है वो डेरिवेटिव लिखेंगे। इसी तरह बेटे एक और क्वेश्चन है a-2x⁻³ इसमें भी देखें बेटे डेरिवेटिव आगे नहीं दिया हुआ था तो कोई मसला नहीं है बेटे, आप डायरेक्ट उसकी पावर में एक इजाफा करें, वही नीचे लिखें। अब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव बनता है, ये पावर के अंदर वाला फंक्शन जो है, ये फंक्शन आपके पास है a-2x, बेटे इसका डेरिवेटिव -2 बनता था, वो साथ लिख दे नीचे बस, बाकी सिंप्लीफिकेशन उसी तरह जैसे होनी चाहिए। ये बेटे आपका आंसर है।
फिर नेक्स्ट बेटे, अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आगे डेरिवेटिव जो है वो इनकम्प्लीट दिया हुआ है, कंप्लीट डेरिवेटिव जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं है। यानी ये फंक्शन है और ये आगे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अगर फंक्शन मान लें हमारे पास जो है वो एक्स स्क्र माइनस टू एक्स है, तो फिर इसका डेरिवेटिव बेटे लें तो ये 2x माइनस टू बनना चाहिए। तो ये डेरिवेटिव इधर होना चाहिए था 2x माइनस टू, लेकिन हमारे पास x माइनस वन है। अगर इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेफिनेटली वही बन रहा है जो हमें चाहिए था बेटे। तो हमने यही काम किया बेटे, बाहर 1/2 लगा दिया और साथ ही साथ बेटे यहाँ पे इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर दोनों को कैंसिल करेंगे तो प्रीवियस स्टेप पे आ जाएंगे। बेटे इस 2 को फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया आगे। और जब भी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव बन गया है तो बेटे आप डायरेक्ट उसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं। तो हमने भी बेटे यही काम किया है, इसकी पावर में एक इजाफा की है, वही आपने नीचे लिख देना है। अब यहाँ पे साथ डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे क्योंकि डेरिवेटिव पहले ही क्वेश्चन के अंदर मौजूद है बेटे। तो इसको सिंप्लीफाई कर दें बेटे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें जो आगे डेरिवेटिव है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको खुद उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंज करके, को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, कुछ इस तरह से। जी बेटे, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी इसी तरह के दो पावर रूल हैं बेटे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी बेसिकली दो तरह के रूल्स हैं बेटे। एक ये है कि अगर आपके पास ई पावर फंक्शन है, आगे उसका डेरिवेटिव हो, तो देन बेटे इसकी इंटीग्रेशन सिर्फ ई पावर फंक्शन और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिया गया हो ई पावर एफ ऑफ एक्स, आगे डेरिवेटिव ना दिया गया हो, तो फिर आपने डेरिवेटिव को नीचे डिवाइड करना, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पिछला पावर रूल पढ़ा था। अगर आगे डेरिवेटिव है तो फिर जस्ट उसकी पावर में इजाफा कर दें, अगर आगे डेरिवेटिव नहीं है तो फिर राइट साइड पे बेटे आप नीचे जाके डेरिवेटिव भी लिखते थे, तो यहाँ पे भी राइट साइड पे जाके नीचे आपने डेरिवेटिव भी लिखना है। अब ये क्वेश्चन है एक्स ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। अब अगर ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स समझे तो ये बेटे आपका एफ ऑफ एक्स है, यानी एफ ऑफ एक्स आपका बन गया एक्स स्क्वायर। उसका डेरिवेटिव लें, वो बनता है 2x। इसका मतलब हुआ यहाँ पे 2x होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे अकेला x था। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसको 2x बनाने के लिए बाहर 1/2 किया और साथ वहां पे 2 लगा दिया मल्टीप्लीकेशन में। अब बाहर वाला तो वैसे ही आ गया बेटे, तो ये बन गया आपके पास ई पावर फंक्शन और ये फंक्शन का आगे डेरिवेटिव। तो जब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो तो जस्ट ई पावर फंक्शन ही आपकी उसकी इंटीग्रेशन होती है बेटे। लेकिन अगर बेटे यही आपके पास यहाँ पे वो फंक्शन जो है वो चेंज करके दे दिया जाता, यानी ई पावर एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे एक्स था, तो अगर ये अकेला ई पावर एक्स स्क्वायर होता, एक्स साथ होता ही ना बेटे, फिर आप इसको इंटीग्रेट करते तो फिर आपने कैसे करना था, आपने फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे लिखना था, फिर उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव बनता था बेटे वो नीचे डिवाइड कर देना था। तो वही हमने भी किया है, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी बेटे नेक्स्ट। हाँ जी, इसमें भी कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ बेटे आगे, इसमें हमें खुद से कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे आपके पास फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, अगर ये फंक्शन है बेटे तो उसका डेरिवेटिव फिर एक्स स्क्वायर का 2x बन गया और 4x का सिंपल 4 बन गया। इसका मतलब 2x प्लस 4 इधर होना चाहिए था, हमारे पास x प्लस 2 है। इसको 2x करना हो तो पूरे फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यही काम करेंगे बेटे, बाहर 1/2 लिख लेंगे और इधर 2 साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर ये 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका वही जो डेरिवेटिव बनता था वो डेरिवेटिव बन जाएगा बेटे। तो जब आपका डेरिवेटिव साथ बन जाए तो आप उसकी इंटीग्रेशन करना चाहें बेटे तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई और मतलब जो है वो चेंजिंग नहीं होगी। जी बेटे, जो पावर रूल हम सीख चुके हैं कि फंक्शन और आगे उसका डेरिवेटिव, उन्हीं को यूटिलाइज करके हमने इन क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करना है। अगर आप बेटे गौर से देखें जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इसमें बेटे साइन एक्स क्यूब दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सेकंड बेटे कॉज एक्स क्यूब दिया हुआ है। साइन और एक्स की इस तरह की अगर पावर्स आ जाए तो फिर हमने कैसे उसको टैकल करना है बेटे।
साइन क्यूब एक्स जो है बेटे, इसको कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स इनटू साइन एक्स, क्योंकि मिलेंगे तो दोनों तो साइन क्यूब एक्स बन जाएंगे। अब जो साइन स्क्वायर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। हमें पता है एक बड़ा फेमस फार्मूला है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसमें से साइन स्क्वायर की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी बेटे निकाली जा सकती है, दोनों में से जिसकी वैल्यू आप चाहे निकाल सकते हैं। तो हम बेटे जिसका स्क्वायर है उसी की वैल्यू निकालेंगे। साइन स्क्वायर है बेटे, उसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया। अब इस साइन को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। साइन जब 1 से मल्टीप्लाई होगा सिंपल साइन आ जाएगा, जब कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो उसी तरह ही वो आ जाएगा बेटे। अब दोनों का इंटेग्रल सेपरेट कर दो, जैसे हमने पढ़ा है, अगर 2 या 3 टर्म्स हो तो हर टर्म का इंटेग्रल सेपरेट कर दे। साइन का इंटेग्रल बेटे आ जाएगा माइनस कॉस। अब ये जो जो सेकंड फैक्टर है इसमें पावर रूल लगेगा, यानी इसमें पावर रूल वही लगेगा जिसमें एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर अगर n है और आगे बेटे उसका डेरिवेटिव है इंटेग्रल d ऑफ x। तो बेटे आप जस्ट क्या करेंगे, उसकी पावर में एक इजाफा कर देंगे और वही नीचे डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल यही काम हुआ बेटे यहाँ पे भी। आपके सामने लिखा हुआ है cos स्क्वायर x। cos आपका फंक्शन है और cos का डेरिवेटिव हमें पता है साइन होता है। इसका मतलब हुआ cos फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव साइन है, तो फिर फंक्शन की पावर में बेटे एक इजाफा कर देंगे। फंक्शन की पावर में एक इजाफा यानी cos की पावर में एक इजाफा हो जाएगा, वही बेटे आप नीचे लिख देंगे और यही हमारा आंसर है बेटे। जी बेटे नेक्स्ट, इसी तरह ही जो cos क्यूब है उसको भी आपने एक स्क्वायर उसका अलग कर लेना है और एक सिंपल फंक्शन जो है बेटे वो आपने सेपरेट कर लेना है, एंड देन दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आपने उसका बेटे आंसर निकाल लेना है। जी बेटे अगर आप देखें इसमें तो आपको नजर आ रहा होगा कि cos क्यूब को हमने बेटे cos स्क्वायर सेपरेट कर लिया, सिंपल cos सेपरेट कर लिया, और cos स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर और सिंपल cos को फिर मल्टीप्लाई कर लिया। एक बेटे सिंपल cos बन गया, एक साइन स्क्वायर की फॉर्म में बन गया। अब साइन स्क्वायर के ऊपर आप पावर रूल लगाएंगे और बेटे cos के ऊपर आप सिंपल जनरल फार्मूला cos की इंटीग्रेशन साइन होती है। और यही बेटे हमारा आज का लेक्चर था, यहाँ तक ही हमने रिवाइज करना था। बेसिकली आज हम जो पावर रूल है उनके बारे में हम पढ़ना चाह रहे थे, तो मतलब दो मुख्तलिफ तरीकों से पावर रूल कैसे अप्लाई होता है, इसको जरा अच्छी तरह बेटे देख लीजिएगा आप लोग। इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म की तो बेटे आप मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जी जी अस्सलाम बेटे वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोले बोले। सर ये जो cos क्यूब x वाला जो भी क्वेश्चन आपने कराया, हाँ तो हाँ सर इसको